Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about mechanical properties of metals. First, a strength. It is the ability of material to resist the externally applied force without breaking. यदि किसी मटेरियल पर हम एक्सटर्नली फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल उस फोर्स का कितना ज्यादा रेसिस्ट करेगा। जो जितना ज्यादा फोर्स को रेसिस्ट करेगा वो मतलब वो मटेरियल ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है। जो कम रेसिस्ट कर पाएगा वो मतलब कम स्ट्रेंथ का मटेरियल है। यदि किसी मटेरियल पर हम एक्सटर्नली फोर्स को अप्लाई करते हैं उसमें तुरंत ब्रेक हो जाता है, वो मटेरियल तो टूट जाता है। इसका मतलब वो कम स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है जो ज्यादा रेसिस्ट करेगा। यदि किसी मटेरियल पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होगा, कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, मतलब वो मटेरियल ज्यादा फोर्स को सस्टेन कर रहा है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है। सेकंड, स्टिफनेस। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। जब किसी मटेरियल पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। तो वो मटेरियल जो है कितना डिफॉर्मेशन का विरोध कर रहा है उसमें, मतलब यदि किसी मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं उसमें डिफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो ज्यादा स्टिफ वाला मटेरियल है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। किसी मटेरियल में यदि टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा वो कितना ज्यादा उस डिफॉर्मेशन को विरोध कर रहा है। मतलब किसी भी मटेरियल में यदि फोर्स लगा रहे हैं उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब वो फोर्स का सस्टेन कर रहा है, मतलब वो ज्यादा स्टिफ मटेरियल है, उसमें डिफॉर्मेशन को यदि रेसिस्ट कर रहा है तो वो ज्यादा स्टिफ मटेरियल है। इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। तो यदि किसी मटेरियल पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो यदि यदि उस फोर्स को यदि हम हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, जो इलोंगेशन जितना हुआ था उस मटेरियल में वो फिर ओरिजिनल वाला शेप को प्राप्त कर लेगा फोर्स को हटाने के बाद, मतलब वो मटेरियल मेरा इलास्टिक है। यदि किसी मटेरियल पर हम फोर्स लगाए और उसमें इलोंगेशन हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, और फोर्स को यदि हटा लिए तो वो डिफॉर्मेशन ही रह गया, पहले वाला शेप नहीं आया, मतलब वो मटेरियल इलास्टिक नहीं है। प्लास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which retains the deformation produced under load permanently। तो यदि किसी मटेरियल पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, उसका लेंथ बढ़ेगा मटेरियल का। यदि उस फोर्स को हम हटा लेते हैं और ओरिजिनल वाला शेप में आ जाता है, मतलब वो इलास्टिक मटेरियल है। यदि उस फोर्स को हटाने के बाद उसका डिफॉर्मेशन जो है वो पहले वाला पोजीशन में नहीं आया, वो मटेरियल पहले का जो पोजीशन था फोर्स लगाने के पहले, तो उसका मतलब क्या है, वो प्लास्टिक फेज में चला गया। तो ये वाला प्रॉपर्टीज, मतलब मटेरियल में फोर्स लगाए और उसमें डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो गया। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में है मतलब वो मटेरियल प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिक है। और इलास्टिसिटी मतलब क्या हुआ, यदि हम किसी मटेरियल पर हम फोर्स लगाए और उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा और फोर्स को हटा लेने के बाद वो मटेरियल ओरिजिनल शेप में आ गया, इसका मतलब वो मटेरियल जो है इलास्टिसिटी है। ये वाला प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में ज्यादा होगा वो मतलब वो ज्यादा मटेरियल इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज है प्रत्येक मटेरियल में अलग अलग ये प्रॉपर्टीज होता है, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। तो किसी में यदि ज्यादा होगा मतलब उसमें किसी जो ज्यादा इलास्टिसिटी वाला मटेरियल है तो उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें ज्यादा इलोंगेशन होगा, और जब फोर्स लगाए हटा लेंगे तो फिर वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे रबड़ में क्या है, हाईली इलास्टिक मटेरियल है, तो उसको कम फोर्स में ही हम जब उसको खींचते हैं तो एक रेंज तक वो जो है वो काफी इलोंगेट हो जाएगा, जब फोर्स को हटा लेते हैं तो पहले वाला शेप में आ जाता है। डक्टिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल enabling it to be drawn into wire with the application of tensile force। जब किसी मटेरियल पर हम बाहरी फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल जो है वायर का शेप में आ जाता है विद एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। जब किसी मटेरियल पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो वायर का शेप में आता है मटेरियल टू इनेबल इनटू ड्रॉन इनटू वायर। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में होगा
वो मतलब उतना ज्यादा ही डक्टाइल मटेरियल है। सारा मटेरियल मतलब ए, अभी अधिक किसी पत्थर में हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या है, वो वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब उसके अंदर डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। किसी मटेरियल में फोर्स लगाने पर यदि वो वायर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इनोगेशन उसमें हो रहा है, जिसमें ये प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, मतलब वायर में कन्वर्ट होने का प्रॉपर्टी ज्यादा है फोर्स लगाने पर, वो मतलब वो मटेरियल उतना ही ज्यादा डक्टाइल है। मटेरियल इनेबलिंग इट टू बी थ्रोन इनटू वायर, तो ये प्रॉपर्टी जिसमें भी ज्यादा होगा, मटेरियल इनेबलिंग इट टू बी थ्रोन इनटू वायर, वो मटेरियल उतना ही ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है। Brittleness. It is a property of material opposite to ductility. It is it is the property of breaking of material with little permanent distortion. यदि किसी मटेरियल में हम फोर्स लगा रहे हैं, यदि उसमें फोर्स लगाए एक टाइम के बाद वो अचानक ब्रेक हो गया, तो मतलब वो ब्रिटल मटेरियल है। जैसे इलास्टिसिटी में क्या हुआ, उसमें फोर्स लगाए, फोर्स को हटा लिए तो अपना ओरिजिनल फेज में आ गया। अब प्लास्टिक सिस्टम में क्या हुआ, वो हम फोर्स लगाए मटेरियल में, फिर उसको हम फोर्स को हटा लिए तो वो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। तो ब्रिटलनेस में क्या हो गया, मटेरियल पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें ब्रेकिंग हो जाता है, परमानेंट डिस्टॉर्शन हो जाता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो ज्यादा ब्रिटल मटेरियल होगा वो उतना उसमें फोर्स लगाने के बाद ब्रेक होने की संभावना ज्यादा होगा। जो जिसमें जो ज्यादा ब्रिटल होगा उसमें फोर्स लगाए वो अचानक टूट जाएगा। Malleability. It is a special case of ductility which permits material to be rolled or hammered into thin sheet. मतलब यदि किसी मटेरियल पर यदि हम हैमरिंग कर रहे हैं तो वो मटेरियल को पतला शीट में कन्वर्ट होने की संभावना ज्यादा रहेगा, मतलब वो मटेरियल ज्यादा मेलेबल है। अब किसी मटेरियल पर हम हैमरिंग कर रहे हैं, उसका थिन शीट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, मतलब वो उसमें मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है, कम है। Toughness. It is the property of a material to resist fracture due to high impact loads like hammer blows. मतलब क्या हुआ, यदि किसी मटेरियल पर हम हैमरिंग कर रहे हैं, इम्पैक्ट लोड लगा रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, ऊपर से कुछ लोड लाए ऊपर छोड़ दी, तो यदि उसमें तुरंत फ्रैक्चर हो गया, मतलब वो टफ मटेरियल नहीं है। यदि वो उस तरह का हाई हाई इम्पैक्ट लोड को सस्टेन ज्यादा कर रहा है, मतलब वो मटेरियल टफ मटेरियल, हाई हाई टफ मटेरियल है। यदि किसी पर हम हैमरिंग किया, वो तुरंत टूट गया, फ्रैक्चर हो गया उसमें, मतलब वो टफ मटेरियल नहीं है। तो फ्रैक्चर का जो हैमरिंग करने के बाद हाई इम्पैक्ट लोड्स किसी मटेरियल पर लगा रहे हैं और उसमें फ्रैक्चर का रेसिस्ट कर रहा है, मतलब वो मटेरियल टफ है। Machinability. It is a property of material which refers to a relative case with which a material can be cut. यदि किसी मटेरियल, it is a property of a material which refers to a relative case with which a material can be cut. यदि किसी मटेरियल पर हम कट करते हैं, मतलब कटिंग करते हैं, तो वो कोई मटेरियल यदि तुरंत कट गया, मतलब उसमें मैशनेबिलिटी प्रॉपर्टी ज्यादा है। यदि किसी मटेरियल को हम कट कर रहे हैं, वो कट हो ही नहीं रहा है, तो वो मटेरियल में मैशनेबिलिटी प्रॉपर्टीज कम है। यदि किसी मटेरियल को मशीनाबिलिटी प्रॉपर्टीज ज्यादा है, मतलब वो मटेरियल तुरंत कट जाएगा। Resilience. It is a property of material to absorb energy and to resist shock and impact load. तो किसी भी मटेरियल का रिजिलेंस का मतलब ये होता है कि जब किसी मटेरियल पर शॉक या इम्पैक्ट लोड लगाते हैं तो वो मटेरियल कितना ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। यदि किसी मटेरियल पर हम इम्पैक्ट लोड लगाए, हैमरिंग किए और वो मटेरियल टूट गया, मतलब वो उस लोड को सस्टेन नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। यदि किसी पर हम इम्पैक्ट लोड लगा रहे हैं, शॉक लगा रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, तो वो मटेरियल उस चीज को रेसिस्ट कर रहा है,
मतलब वो जब इम्पैक्ट लोड लगाए तो उसमें जो एनर्जी डेवलप हुआ, तो वो मटेरियल उसको यदि एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसमें फ्रैक्चर नहीं होगा, मतलब उस लोड को वो रेसिस्ट कर रहा है। मतलब उस दौरान जो एनर्जी डेवलप डेवलप हुआ, वो मटेरियल जो उसको ऑब्जर्व कर लिया, मतलब वो हाई रेजिलेंस मटेरियल है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी एंड टू रेसिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। यदि किसी मटेरियल के ऊपर यदि इम्पैक्ट लोड लगा रहे हैं और उसमें फ्रैक्चर नहीं हो रहा, उसके अंदर जो एनर्जी डेवलप हो रहा है वो एब्जॉर्व करते जा रहा है, मतलब वो हाई रेजिलेंस मटेरियल है। क्रिप, when a material is subjected to a constant stress at a high temperature for a long time of period, it below go undergo it will undergo a slow and permanent deformation called creep। यदि किसी मटेरियल पर हम कंस्टेंट स्ट्रेस लगा रहे हैं हाई टेम्परेचर पर फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसमें एक क्या होता है कि परमानेंट धीरे धीरे उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्रीप का मतलब यहाँ पर समझते हैं। एक मेटल है, इस पर हम बार बार जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, अभी लगाए, फिर कंटिन्यू हम इस पर लगाते जा रहे हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं एक पॉइंट पर। ये एक पॉइंट है, इस पर हम पूरा फोर्स लगा रहे हैं, 1 घंटा तक हम ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पर बार बार हम लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ न कुछ इसमें फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा, परमानेंट उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह का जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ, तो उसी को हम लोग क्रीप बोलते हैं। When a material is subjected to a constant stress at high temperature for long period of time, it will go a slow and permanent deformation called creep। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग क्रीप कहते हैं। मतलब ये एक मटेरियल है, इस पोर्शन पर हम इस पर कंटिन्यू हीट है, हीटेड मेटल है, इस पर कंटिन्यू हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस डिफॉर्मेशन को ही हम लोग क्रीप कहते हैं। जब किसी मेटल को हीट करते हैं, जो लोहार होता है, हीट किया, उस पर हैमरिंग कर रहा है, तो हैमरिंग करने जब करते रहता है, तो एक पार्ट जिस पॉइंट पर हैमरिंग करता है उसमें डिफॉर्मेशन होता है, वो गड्ढा हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्रीप कहते हैं। जो उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, जो उसमें गड्ढा खुदा, वही जो टर्म हुआ उसी को क्रीप कहते हैं। फैटिग, when a material is subjected to repeated stress, it fails at a stress below the yield point stress। Such type of failure of material is known as fatigue। अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ये एक मटेरियल है, यदि इस पर हम रिपीटेड स्ट्रेस लगा रहे हैं, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, लगातार इस पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं, बार बार फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, लगाए फोर्स, फिर दोबारा लगाए, दोबारा लगाए, इस तरह करके हाफ एन आवर तक हम फोर्स लगाते रहे। फोर्स जब लगाएंगे तो स्ट्रेस भी डेवलप होगा। तो ये मटेरियल जो है, यील्ड पॉइंट किसी मटेरियल का क्या होता है, किसी मटेरियल पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक इलास्टिक फेज को प्राप्त करता है, उसके बाद प्लास्टिक फेज आता है, प्लास्टिक फेज के बाद भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक अल्टीमेट स्ट्रेस उसमें डेवलप होता है। तो ये प्लास्टिक फेज में जो फोर्स हम लगा रहे हैं, तो उसी को हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो जब हम किसी मटेरियल पर रिपीटेड स्ट्रेस लगाते हैं, रिपीटेड फोर्स लगाते हैं, तो ये यील्ड पॉइंट जो प्लास्टिक रेंज के पहले ही वो जो है मटेरियल टूट जाता है, उसमें फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग फैटिग कहते हैं। जब किसी भी मेटल पर हम लोग रिपीटेड स्ट्रेस लगाते हैं और वो मटेरियल बिलो यील्ड पॉइंट के पहले ही वो फेल हो जाता है, तो
ये प्रॉपर्टी जो है उस मटेरियल का फैटिक कहलाता है। ऐसे मटेरियल को कब टूटना चाहिए? प्लास्टिक फेज के बाद भी जब हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, उसके बाद मटेरियल में फ्रैक्चर डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मटेरियल यील्ड पॉइंट के पहले टूट जा रहा है। मतलब एक इलास्टिक रेंज आया, इलास्टिक इलास्टिसिटी हुआ, उसके बाद प्लास्टिक फेज आया, तो प्लास्टिक फेज के जस्ट पहले ही वो मटेरियल टूट गया। हार्डनेस, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कट अनदर मेटल। जो जितना ज्यादा हार्ड मेटल होगा वो दूसरा मेटल को कट करने का कैपेसिटी उसमें ज्यादा होगा। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कट अनदर मेटल, दैट इज हार्डनेस। जो जितना ज्यादा हार्ड रहेगा वो कम हार्ड वाला मटेरियल कटिंग कटिंग कर पाएगा। तो इसमें कुछ टर्म जो है, फैटिक, क्रीप, विजिलेंस, मशीनाबिलिटी, टफ, टफनेस, मतलब कोई मटेरियल हाई इम्पैक्ट लोड को सस्टेन कर रहा है, उसमें फिर उस सस्टेन कर रहा है। जो जितना ज्यादा सस्टेन करेगा हाई इम्पैक्ट लोड्स को, हैमरिंग को, वो उतना ज्यादा ही टफ मटेरियल कहलाएगा। यदि कोई बोल रहे हैं कि हाई टफ मटेरियल है, मतलब वो हैमरिंग को, हाई इम्पैक्ट लोड को सस्टेन कर रहा है, मतलब उसमें हम लोड लगा रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ्रैक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब वो हाई टफ मटेरियल है। तो इसमें जितना भी सारा टर्म्स देखे, ये सारा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सबका मीनिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।